welcome to Shri Studyship. This is our Indian polity series in which today we will discuss about Perubari Union case 1960. ये जो केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है. आज में ये जो केस है आपको ये इसमें आपको जो आर्टिकल्स थे वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए थे. तो जब हम इस केस को पढ़ेंगे तो वो सारे जो आर्टिकल्स है वो हमको अच्छे से याद रखने हैं. लास्ट लेक्चर में हमने जो आर्टिकल्स थे आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 जो हमारे पार्ट फर्स्ट में कंसिडर होते हैं वो हमने सारे पढ़ लिए थे. तो इसीलिए आज मैं ये जो बेरुबारी यूनियन केस है ये आपके सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि जब आपको आर्टिकल्स पता होंगे तभी आप इस केस को अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है. तो जो ये बेरुबारी यूनियन केस है ये हमारा 1960 में आया था. अब ये जो केस था ये जो आया था ये बेरुबारी है क्या? जो बेरुबारी है ये एक एरिया का नाम है. तो चलिए अपने जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं. जो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. अब शुरू करते हैं अपने लेक्चर को. तो बेरुबारी यूनियन, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो बेरुबारी यूनियन केस है ये कब आया था? तो ये 1960 में आया था. देखिए अब हुआ क्या है, जब 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन प्लान है वो आया था भारत में. ठीक है, कब आया था? 3 जून 1947 को. जो ये माउंटबेटन प्लान है ये हमारा इसे इंडिपेंडेंस एक्ट भी बोलते हैं. अब बात है कि जब देश को आजादी मिलने वाली थी. अब इस एक्ट में क्या कहा गया कि 2 नेशन थ्योरी को इसमें अडॉप्ट कर लिया गया, क्योंकि जो मुस्लिम जो थे ज्यादातर जो जिन्ना थे वो कभी भी इस फेवर में नहीं थे कि सिर्फ इंडिया ही रहे, बल्कि वो चाहते थे कि जो अलग से एक मुस्लिम कंट्री बने जिसे हम पाकिस्तान बोलते हैं आज. तो इसीलिए यहाँ पर जो 2 नेशन थ्योरी थी अब उसको भी एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है हम 2 नेशन बना देंगे. और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, यहाँ पर कि जो इंडिया है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक पाकिस्तान और एक इंडिया. ठीक है, एक पाकिस्तान बन जाता है और एक इंडिया बन जाता है. मैं यहाँ पर एक मैप लगा दूंगी जिसका आपको क्लियर हो जाएगा. अभी तो देखिए हमें पता है कि जो पाकिस्तान है हम सबको अच्छे से क्लियर है, लेकिन जब यहाँ पर इंडिया को डिवाइड किया गया था, जब एक पाकिस्तान नहीं था बल्कि पाकिस्तान तो एक ही था, लेकिन उसको डिवाइड कैसे किया गया था? एक हमारा वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और एक ईस्ट पाकिस्तान था. जो भी हमारा बांग्लादेश है वो एक टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था. बाद में जब 1971 में वहां पर वॉर होती है उसके बाद फिर वो बांग्लादेश बन जाता है. तो यहाँ पर अभी आपको याद रखना है कि इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद इंडिया को डिवाइड कर दिया गया एक पाकिस्तान में और दूसरा जो हमारा इंडिया है. मैप वॉज नॉट फाइनलाइज्ड. अभी यहाँ पर मैप फाइनलाइज नहीं हुआ था. एक सर्वेयर आते हैं साइरल जॉन रेडक्लिफ. रेडक्लिफ का नाम आप सबने सुना होगा. अब ये इंडिया के तो थे नहीं और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दे दी कि 5 वीक्स के अंदर आपको इंडिया को डिवाइड करना है पाकिस्तान और इंडिया के लिए. ठीक है ना, कि कुछ एरिया आपको इंडिया को देना है, कुछ आपको पाकिस्तान को देना है. अब ये इंसान कभी पूरे भारत में घूमा नहीं, इसे कुछ पता नहीं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसको दे दी और वो भी सिर्फ आपको कि 5 हफ्तों में ये काम करना है. इन्होंने क्या किया? अप्लाइड प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी. इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी को फॉलो करते हुए जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी वो एरिया क्या कर दिया? पाकिस्तान को दे दिया. और जहां पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी वो एरिया क्या कर दिया? वो इंडिया को दे दिया. अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो कहाँ थी? जो हम आज हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, वहां पर थी. उस टाइम पर उसे वेस्ट पाकिस्तान कहा गया. और दूसरा जो बांग्लादेश है जिसे उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान कहा गया, और दूसरी जो मेजोरिटी में मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पर थी. तो इसीलिए इस तरह से 2 पाकिस्तान बन गए, एक वेस्ट पाकिस्तान बन गया और एक इधर ईस्ट पाकिस्तान बन गया. तो यहाँ पर इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी को फॉलो करके पाकिस्तान को बना दिया और हिंदू पॉपुलेशन को इंडिया. जो सेंटर वाला सारा पार्ट था वो इंडिया के पास आ गया. ठीक है, अब यहाँ पर इनका काम हो गया खत्म. इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया जिसकी वजह से 2 नेशन जो थ्योरी है उसको फॉलो करके एक पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये जॉन रेडक्लिफ को दी गई, जिन्होंने 5 हफ्तों के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी को फॉलो करके पाकिस्तान बना दिया और इंडिया बना दिया. अब होता क्या है यहाँ पर, बेरुबारी थाना बोड़ा एनक्लेव 12 इन जलपाईगुड़ी इन वेस्ट बंगाल. तो ये पूरा एरिया है, ठीक है ना, बेरुबारी के अंदर. ये बेरुबारी का एरिया है थाना बोड़ा एनक्लेव 12. ये कहां पर था? ये वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा एरिया है. अब यहाँ पर क्या हुआ, जो रेडक्लिफ थे उन्होंने ये जो एरिया था ये इंडिया को दिया था. ठीक है, ये इंडिया के अंदर आ रहा था, लेकिन वो भूल गए, फॉरगेट टू मेंशन इट इन हिज रिटन मैप. लेकिन इसको मैप में मेंशन करना भूल गए. वो दे तो दिया भारत को लेकिन उसको मैप में मेंशन करना भूल गए. अब ये तो बात थी शुरुआत की. अब कुछ टाइम तक पाकिस्तान इस बारे में कुछ नहीं कहता. अब जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो भी मैंने आपको बताया, जो हमारा बांग्लादेश बन चुका है, पहले वो भी पाकिस्तानी था. अब उस पाकिस्तान को क्या लगा, पाकिस्तान स्टार्ट क्लेमिंग बेरुबारी इन 1948. 1948 में जो पाकिस्तान है वो क्या करता है, क्लेम करना शुरू कर देता है कि जो बेरुबारी है भारत के अंदर वो उनका हिस्सा है. ठीक है ना, वो उस पर क्लेम करना शुरू कर देता है. इसके चलते एक लॉर्ड बैग जो ट्राइब्यूनल है उसको बैठाया जाता है. और ये जो ट्राइब्यूनल है ये किस लिए था? टू एड्रेस बाउंड्री डिस्प्यूट, कि जो ये बाउंड्री डिस्प्यूट हो रहे हैं इसको सॉल्व किया जाए. अब इसके चलते क्या होता है, ये जो ट्राइब्यूनल होता है ये एक रिपोर्ट सबमिट करता है 1950 में.
ठीक है। अब इसने रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब कुछ टाइम के लिए जो मामला होता है वो शांत हो जाता है कि जो बैरूबारी है वो किसका है, वो भारत का ही है। लेकिन 1952 में जो पाकिस्तान है वो फिर से थोड़ा सा पागल हो जाता है और वो फिर से क्या बोलता है कि जो बैरूबारी है वो किसका है, वो ईस्ट पाकिस्तान का है, तो हमें वापस करो। ठीक है, तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जो मैंने आपको बता दिया कि बैरूबारी यूनियन केस क्या था। तो ये जो इंडिपेंडेंस एक्ट हमारा आया था उसमें जो टू नेशन थ्योरी थी उसको एक्सेप्ट तो कर लिया गया, और जो जॉन रेडक्लिफ है इनको भारत के बारे में कुछ पता तो था नहीं और इन्हीं को ये काम दे दिया कि आप पाकिस्तान और इंडिया को बनाओ। इन्होंने जो बैरूबारी है वो भारत को दे तो दिया, जो अभी फिलहाल हमारा उस टाइम पर वेस्ट बंगाल में था, ठीक है ना, जो अभी भी वेस्ट बंगाल में ही है, लेकिन इसको मैप में मेंशन करना भूल गए। ठीक है ना, इंडिया को सिर्फ मुंह जुबानी ऐसे दे दिया लेकिन इंडिया के मैप में इस चीज को मेंशन करना भूल गए और इसीलिए पाकिस्तान ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि बैरूबारी उनका है 1948 में। लेकिन फिर एक लॉर्ड बैच जो ये ट्राइब्यूनल था इसको सेटअप किया गया जिससे कि ये इस बाउंड्री डिस्प्यूट को खत्म कर सके और ये लोग ऐसा करते भी हैं, एक रिपोर्ट को सबमिट करते हैं 1950 में। कुछ टाइम के लिए मामला शांत हो जाता है लेकिन 1952 में जो पाकिस्तान होता है वो फिर से क्लेम करता है कि बैरूबारी उनका पार्ट है। तो आपको ये पूरा का पूरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद क्या होता है, अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए कि पाकिस्तान वापस से फिर से बैरूबारी को मांग रहा है तो एक एग्रीमेंट किया जाता है, नेहरू नून एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें आपको नेहरू और नून, ठीक है, ये दो नाम आपको सुनने के लिए मिल रहे हैं। जो नेहरू थे वो उस टाइम पे इंडिया के पीएम थे और जो नून थे उनका पूरा नाम था फिरोज खान नून, ठीक है ना, और वो पाकिस्तान के पीएम थे। दोनों आपस में क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है तुम ये बैरूबारी हमें दे दो और इसके बदले जो बांग्लादेश में एनक्लेव है वो इंडिया को दे दो। तो इस तरह से मैं आपको पूरा भी बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको जो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो समझा दिया। अब आगे हम अपने इसको इरेज करने के बाद फिर हम आगे शुरू करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैंने आपको पूरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया था। अब उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि नेहरू नून एग्रीमेंट होता है 1958 में। नेहरू कौन थे उस टाइम पे, इंडिया के पीएम थे, और नून कौन थे, ये फिरोज खान नून थे, ये पाकिस्तान के पीएम थे। ये दोनों एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और बिना पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करे हुए, और इसीलिए अब ये पूरा आगे अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर इन दोनों के एग्रीमेंट से ऐसा क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंच जाती है। अब यहाँ पर होता क्या है, इस एग्रीमेंट में क्या कहा जाता है, इंडिया गॉट द एनक्लेव ऑफ दहाग्राम, इंडिया गॉट द एनक्लेव ऑफ दहाग्राम and Angarpota, while half of the Berubari enclave was given to East Pakistan। कि इंडिया को क्या मिलेगा, जो दहाग्राम और जो अंगारपोटा जो एनक्लेव है, ठीक है, वो तो इंडिया को मिल जाएंगे, जो किसके थे, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे, और जो बैरूबारी एनक्लेव है वो किसको मिल जाएगा, वो ईस्ट पाकिस्तान को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस एग्रीमेंट में बात की जाती है। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट थी अब उसको तो कुछ पता ही नहीं था, जो वहां पर रहने वाले जो लोग थे वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए कि मतलब आप बिना हमसे पूछे कैसे जो हमारा एरिया है वो ईस्ट पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ के जो लोग होते हैं इस बात के लिए काफी ज्यादा वो यहाँ पर जो थोड़ा वायलेंस वगैरह भी हो जाता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वेस्ट बंगाल की, वो भी नहीं चाहती थी कि हम अपनी कोई भी टेरिटरी हम किसको दें, ईस्ट पाकिस्तान को दें। उस टाइम पे जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में जो सीएम थे वो थे विधान चंद्र रॉय। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल के सीएम थे। ये फैक्ट्स आप याद रखना, पूछते जाते हैं। अब जब ये बात बहुत बढ़ गई तो ये बात पहुंचती है अब सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट तक कौन पहुंचाता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करते हैं रिगार्डिंग द नेहरू नून एग्रीमेंट। और कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 143 के अंदर, क्योंकि जो आर्टिकल 143 है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ऐसा कहा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी मतलब इस तरह से एग्रीमेंट के लिए या कोई भी उसको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है, ठीक है, संविधान को लेके। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट वही चीज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करते हैं और यहाँ वो नेहरू नून एग्रीमेंट है उस पर डिस्कशन होता है। और जो यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा आर्टिकल 143 के बारे में बता देती हूँ। इसमें होता क्या है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट तो कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी सजेशन या कुछ भी सजेस्ट करती है हमारे प्रेसिडेंट को, तो वो उसके लिए कोई और उनपे कोई बाध्य नहीं है कि वो चीज जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो प्रेसिडेंट को माननी है। ठीक है ना, वो सिंपल सिर्फ उसको एडवाइस कर सकता है, वो उसको फोर्स नहीं कर सकता। जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट को फोर्स नहीं कर सकता कि मैं जो कह रहा हूँ आपको वो करना पड़ेगा। तो ये हमारा आर्टिकल 143। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डाल लेते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था सारे आर्टिकल्स के बारे में,
ठीक है, जो पार्ट फर्स्ट के हमारे, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इतना आपको समझ आ गया, जो नेहरू नून एग्रीमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं मान रही थी। जो प्रेसिडेंट है, इसी के चलते वो सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में कंसल्ट भी करते हैं अंडर आर्टिकल 143। अब इंपॉर्टेंट प्रोविजन देख लेते हैं। आर्टिकल 1 में क्या कहा हुआ है, जो आर्टिकल 1 का जो 3 पार्ट है उसमें क्या कहा हुआ है कि जो इंडिया है वो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है। मैंने आपको पढ़ाया था कल ये। सबसे पहले क्या है, आर्टिकल 1 के अंदर जो उसका फर्स्ट पार्ट है वो ये बोल रहा है कि जो टेरिटरी है इंडिया की उस बारे में बताता है, ठीक है, जो स्टेट्स है उसके बारे में बताता है। फिर सेकंड नंबर वाले में बताता है वो जो यूनियन टेरिटरीज है, और थर्ड वाले में बताता है कि जो अगर इंडिया कोई भी फॉरेन टेरिटरी एक्वायर करती है तो वो भी आर्टिकल 1 के अंदर आ जाता है। तो ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि इंडिया किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है। आर्टिकल 3 क्या कहता था कि पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज करने की, डिक्रीज करने की, उसकी बाउंड्री को, उसके नेम को चेंज करने की। लेकिन ये बात हो रही है सिर्फ भारत के अंदर जो उसके स्टेट है, ये नहीं है आप किसी भी टेरिटरी को उठा के किसी बाहर फॉरेन कंट्री को नहीं दे सकते हो। अब इन दोनों आर्टिकल में से कोई बात कही हुई नहीं है, तो कैसे फिर जो पीएम ऑफ इंडिया थे वो अपनी टेरिटरी को पाकिस्तान को दे रहे थे? सारा मामला ये था। आर्टिकल 368 क्या है हमारा, पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट प्रोसीजर एज द रूल्स लेड डाउन। कि कभी भी ऐसा कुछ हमारे पास, जब ये आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 में तो ऐसी कोई परमिशन हमारे पास है नहीं कि हम अपनी जो टेरिटरी है उसको किसी बाहर फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं। अगर हम देना भी चाहते हैं या ऐसा कोई भी काम हम करना चाहते हैं जिसकी परमिशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं देता है और हमें करना ही पड़ेगा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो आर्टिकल 368 है ये अमेंडमेंट के लिए होता है। संविधान में आपको किसी भी तरह की कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको आर्टिकल 368 के अंदर जाकर उस आर्टिकल में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो यही होगा अब यहाँ पर बैरूबारी यूनियन केस में। तो आप सिर्फ अभी यहाँ पर याद रखिए, जो आर्टिकल 368 है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो इंडिया के संविधान में क्या कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, चेंज कर सकता है, जिस तरह से उसमें जो लॉज उसमें लिखे हुए हैं, जो रूल्स उसमें लिखे हुए हैं उसको फॉलो करके वो कोई भी अमेंडमेंट ला सकता है। तो ये तीनों आर्टिकल आप अच्छे से ध्यान रखना कि इंडिया की जो फॉरेन टेरिटरी है उसको एक्वायर कर सकता है, दे नहीं सकता किसी को। वो किसी भी स्टेट का जो एरिया है उसको इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, उसका नाम बदल सकता है, लेकिन किसी भी फॉरेन टेरिटरी को नहीं दे सकता। अब यहाँ पर इश्यूज रेज्ड इन बैरूबारी यूनियन केस। अब जो ये बैरूबारी यूनियन केस है इसमें क्या इश्यूज हैं वो रेज होते हैं। अब यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा, क्या सही में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अपनी किसी भी टेरिटरी को या किसी भी स्टेट की टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को दे सकता है अंडर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि वेदर द पार्लियामेंट हैज द पावर टू ग्रांट एनी टेरिटरी ऑफ द स्टेट टू अ फॉरेन कंट्री अंडर द आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि आर्टिकल 3 के अंदर कहा है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, उसके नाम को चेंज कर सकता है, उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकता है, लेकिन वो अपनी किसी भी टेरिटरी को बाहर किसी फॉरेन कंट्री को नहीं दे सकता। ठीक है, तो पहला तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये यहाँ राइज होता है बैरूबारी केस में। दूसरा क्या है कि वेदर लेजिस्लेटिव एक्शन इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेहरू नून एग्रीमेंट। अब कह रहा है क्या लेजिस्लेटिव एक्शन जरूरी है किसमें, अगर हम नेहरू नून एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या लेजिस्लेटिव एक्शन जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने पार्लियामेंट से तो पूछा ही नहीं। जो उस टाइम पे नेहरू जी थे उन्होंने पार्लियामेंट में तो ये बिल वगैरह कोई कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, सिंपल जाके पाकिस्तान के जो पीएम थे उनके साथ एक सिंपल एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो क्या लेजिस्लेटिव का कोई रोल नहीं है, उसका कोई एक्शन नेसेसरी नहीं है यहाँ पर अगर वो नेहरू नून एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहता है? अब ये 2 क्वेश्चन मार्क लग गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या आर्ग्यूमेंट्स है, उसकी आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए, द गवर्नमेंट सेड that we are not cession of any land, instead that we are just exchanging the land, so not legislative intervention is required। अब यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट क्या बोलती है नेहरू जी की कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम कोई अपनी जो हम अपनी टेरिटरी है वो किसी को ऐसे गिफ्ट के तौर पे या ट्रीटी के तौर पे ऐसे नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सचेंज कर रहे हैं जो लैंड है, एक्सचेंजिंग द लैंड, सो नॉट लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। तो इसीलिए लेजिस्लेटिव एक्शन की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने कुछ अपना एरिया उन्हें दे रहा तो बदले में उसने सिंपली बोल दिया कि हम यहाँ पर सिर्फ लैंड का एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर हम उन्हें कुछ एनक्लेव दे रहे हैं तो वो भी हमें एनक्लेव दे रहे हैं। तो यहाँ पर उन्हें नहीं लगता कि किसी भी तरह की जो लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन है या पार्लियामेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगता है। बल्कि जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो हो रहा है, जैसे कि पीएम ने दूसरे पीएम के साथ एक सिंपली एग्रीमेंट कर लिया, तो वही काफी है। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज से बिल्कुल
बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि पार्लियामेंट की हमें नहीं लगता कि किसी तरह की भी कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट है या किसी भी तरह की कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस चीज को बोल दिया। तो पूरा मैंने आपको बता दिया कि नेहरू नून एग्रीमेंट कब आया था, 1958 में। इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको देखने हैं, और जो बेरूबारी केस है उसमें क्या क्वेश्चन अराइज हुए कि भाई ये पार्लियामेंट के पास सही में पावर है या नहीं है ना, ये लेजिस्लेटिव एक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। अब हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट रहती है यहाँ पर, क्योंकि अभी ये सब चीज तो इन्होंने बोल दिया, लेकिन लास्ट में हमें किसकी सुननी होती है, सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जितने भी काम होते हैं उनको अच्छे से छानबीन करने वाला काम बाद में कोर्ट में होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, अब वो जैसा कहेगा सबको वैसा ही फॉलो करना है। तो यहाँ पर अब लास्ट में देखेंगे हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, ठीक है, रिगार्डिंग टू बेरूबारी यूनियन केस। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट इन द बेरूबारी यूनियन केस। अब कोर्ट की क्या जजमेंट रही है बेरूबारी यूनियन केस में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू गिव द टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट टू अनदर कंट्री अंडर आर्टिकल 3, कि पार्लियामेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो अपनी टेरिटरी को, जो इंडिया की टेरिटरी है, वो किसी दूसरी कंट्री को दे दे अंडर आर्टिकल 3। क्योंकि अंडर आर्टिकल 3 में तो ऐसा कहा ही नहीं गया, उसमें कहा गया है कि आप अपने स्टेट की बस एरिया, ठीक है, उसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, उसका नाम बदल सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप किसी बाहर वाले को उस टेरिटरी को दे रहे हो। ऐसा कब हो सकता है, अगर आप उसमें अमेंडमेंट करते हो अंडर आर्टिकल 368। अगर आप इस आर्टिकल 3 में चेंजेस कर देते हो अंडर आर्टिकल 368, तब ऐसा हो सकता है कि आप उस टेरिटरी को बाहर फॉरेन कंट्री को दे दो। दूसरा इसमें क्या कहा है इसमें कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बताया है। वापस से जब दूसरा केस आएगा उसमें फिर से जो सुप्रीम कोर्ट है वो पलटी मारेगा और वो बोलेगा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन बेरूबारी यूनियन केस में क्या कहा है कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। मोर ओवर आर्टिकल 1(3)(c ओनली टॉक्स अबाउट एक्वायरिंग टेरिटरी एंड नॉट सीडिंग एनी टेरिटरी। कि आर्टिकल 1 का जो 3(c) जो पार्ट है उसमें ये कहा गया है कि वो जो इंडिया है, ठीक है ना, वो किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है लेकिन अपनी किसी टेरिटरी को हटा नहीं सकता है। ठीक है ना, इंडिया से किसी भी स्टेट को हटा नहीं सकता है। लेकिन ये काम कब हो सकता है, अगर आप अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट करते हो, तब आप अपनी जो स्टेट है उसका जो लैंड है वो ईस्ट पाकिस्तान को दे सकते हो। ठीक है, उससे पहले नहीं दे सकते। अभी जिस कंडीशन में था आर्टिकल उसमें तो क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, तब ये काम कर सकते हो। तो ये दो चीजें कही किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। और कहा कि जो नेहरू नून एग्रीमेंट है वो ऐसे ही पास नहीं हो जाएगा कि दो पीएम ने मिलकर एग्रीमेंट किया, साइन किए और जो लैंड है वो एक्सचेंज हो जाएगी, जो इंक्लेव है वो एक्सचेंज हो जाएगी। बल्कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा दोनों हाउसेस का। जो पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस से का अप्रूवल लेना पड़ेगा। आर्टिकल 1 के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी विद स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। सिंपल मेजोरिटी भी नहीं बल्कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के साथ आपको आर्टिकल 1 के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तब आप किसी एनक्लेव को, जो भारत का जो हिस्सा है, जो भारत का जो स्टेट है, कोई भी टेरिटरी है, तब आप किसी फॉरेन कंट्री को उसको दे सकते हो। अब इस जजमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पार्लियामेंट यहाँ पर एक 9th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आता है 1960 में, जिससे वो शेड्यूल 1 में अमेंडमेंट करता है। शेड्यूल 1 के अंदर क्या है, शेड्यूल 1 हमें पूरा बताता है जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है उनका एरिया, ठीक है ना, कितना है, वो किसके स्टेट से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसीलिए वो तो हमें पहले अमेंड करना ही पड़ेगा। अगर हम अपना कोई टेरिटरी, कोई हिस्सा अगर बाहर किसी फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि शेड्यूल 1 में हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एक 9th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1960 में, जो शेड्यूल 1 के अंदर चेंजेस करता है। ठीक है, नेहरू नून एग्रीमेंट उसके बाद इंप्लीमेंट किया जाता है और जो बेरूबारी यूनियन है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है ईस्ट पाकिस्तान को। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट रही यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा फैसला सुना दिया, तो इतना ही आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बेरूबारी यूनियन केस में क्या कहा। लेकिन अब होता क्या है, यहाँ पर 1960 में ये सब चीजें हो गई, अमेंडमेंट भी आ गई, ठीक है ना, शेड्यूल 1 के अंदर भी चेंजेस हो गए। जो बेरूबारी यूनियन है वो ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन हम सबको पता है कि 1971 में वॉर होती है और जिस वॉर में क्या होता है, जो ईस्ट पाकिस्तान है वो क्या बन जाता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट करके वो बांग्लादेश बन जाता है। और बांग्लादेश से भारत के काफी अच्छे संबंध रहे हैं, अब तक भी है। और उसी बीच में हमारे बीच में बहुत सारे जो इनक्लेव है उनका एक्सचेंज भी हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये चीज जो नेहरू नून एग्रीमेंट है ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाता। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है कि जो बैरूबारी यूनियन केस है 1960 का वो क्या था, पूरा मैंने आपको उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया है, गवर्नमेंट क्या कह रही थी, वहां के लोग क्या बोल रहे थे, और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई थी। ठीक है, तो जितना इजी वे में इसको समझाया जा सकता था मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी है, अच्छे से मैंने नोट्स बनाए हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप मुझे जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाकर हमारे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं ये सारी वीडियो शेयर करती हूँ। उसके अलावा और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी शेयर करती हूँ। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।